हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक आएगा सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पकड़ के हम बिल्कुल आसानी से वर्ल्ड टू वर्ल्ड एनसीईआरटी का कवर करते हुए पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कमांड में ले आएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए करते अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कौन सा पढ़ा था सर? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन में तुमको ध्यान होगा हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वही आया अपने सामने कि कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है। मैंने बोल दिया सर एल्डिहाइड में एंड कीटोन में भी प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला बता दो, RC डबल बॉन्ड OH और कीटोन का RC डबल बॉन्ड OR। तो ध्यान से देख, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, यही तो अपना कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है सर? एल्डिहाइड में। यस सर, सर कीटोन में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आया, सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। तो ध्यान आपको होगा, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला, वहाँ पर जब हम एल्कोहल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? OH प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अपना कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्कोहल में। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है एल्कोहल में, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्कोहल में, ठीक है सर। अब जब मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब मैं बात करता हूँ तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा, सर यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सर यहाँ पर तो OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो मैंने बोल दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अपना कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन था कि बोथ कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन, मैंने बोल दिया सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में तेरे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप भी एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी, ठीक है सर। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, ये जब मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना, तो इसके आगे का स्टार्टिंग का क्या लिखा हुआ है? ये कार्बो, ठीक है। और जब मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे में क्या लिखा हुआ है? एक्सेल। तो मैंने बोल दिया कार्बोक्सिल ग्रुप, इस ग्रुप को बोल दिया मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप है अपना C डबल बॉन्ड OH, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको मैं बोल दिया कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो कार्बो है ये मैंने कहाँ से लिया? कार्बोनिल से। और जो यहाँ पर एक्सेल है ये कहाँ से लिया मैंने? हाइड्रोक्सिल से। तो ये मेरा बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है सर? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होता है अपना कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट नहीं है, कुछ भी आराम से हमको समझ में आ गया, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये हमारा क्या है सर? कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर तेरा अगर एल्काइल ग्रुप लग जाए तो इसको तूने बोलना है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये लगा हुआ है अपना कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर तूने अगर एरोमेटिक रिंग लगा दी, जैसे बेंजीन लगा दी, तो ये हो जाएगा तेरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैं अगर लिखता हूँ CH3CH2COOH,
तो यहाँ पर ये जो मैंने लगाया है ना, ये तो मैंने एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो ये अपना किस में आएगा सर, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, यानी ये अपना क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पर यहाँ पर मैं अगर लगा देता, कोई एरोमेटिक रिंग लगा देता ना, तो मैं बोलता इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब जब मैं बात करता हूँ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर मेंबर होते हैं ना, हायर मेंबर, और हायर मेंबर भी कौन से, जिनमें कार्बन कितना हो, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भाई, वो कहीं ना कहीं उनको अपन बोलते हैं फैटी एसिड। उनको क्या बोलते हैं अपन, फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या होते हैं, मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और जिनमें कार्बन की संख्या कितनी है, 12 से लेकर 18 तक, ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं फैटी एसिड। और जो फैटी एसिड होते हैं ना सर, वो कहाँ ऑकर होते हैं सर, नेचुरल फैट्स में ऑकर होते हैं। और किस तरीके से ऑकर होते हैं, एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। बाकी जब हम आगे ईस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस देखेंगे, वहाँ पर हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, जो अपने फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो कहाँ ऑकर्स होते हैं, नेचुरल फैट्स में ऑकर होते हैं। और किस तरीके से ऑकर होते हैं सर, एज ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। बाकी ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस आगे अपन देखेंगे, उसमें अपन और अच्छे से इसको जानेंगे, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एनहाइड्राइड हो गया। मेरे को पता है सर, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लूँगा और उसमें से अगर मैं पानी माइनस कर दूंगा, मतलब वाटर माइनस कर दूंगा, तो मेरा एनहाइड्राइड बन जाता था। ध्यान से देख, जैसे मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOH, और मैंने एक और ले लिया R-C=OH। अब इसमें से अगर मैं पानी माइनस करता हूँ ना, H2O, तो मेरा जो बचा ना RC=O R-, मतलब ये जो मेरा बना, यही तो क्या है, अपना एनहाइड्राइड है। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आज के बाद मैं जानता हूँ कि जो मेरा एनहाइड्राइड बनता है ना, वो कैसे बनता है, जब मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ और उसमें से कहीं ना कहीं वाटर माइनस कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है सर। मतलब जो एनहाइड्राइड होता है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है कि नहीं है, यस सर है, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड अपना क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। बाकी जो ईस्टर होते हैं, ईस्टर क्या होता है सर, RCOOR, ये भी अपना क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। एसिड क्लोराइड यानी RCOCl, ये भी अपने क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। और एसिड एमाइड यानी RCONH2, ये भी अपने क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और हम पहले भी ये पढ़ते आए हुए हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीड करना है। आपको एक एक शब्द मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप इस पैराग्राफ को जब रीड करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कोई भी आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी का वर्ड आपको एक एक समझ में आ रहा है ना, तो आप सोच लो कि आप बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि आप अगर किसी भी कोचिंग में पढ़ लो ना, आपको वहाँ बहुत अंट संट पढ़ा देंगे, पर आपको पेपर में वही आएगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपसे आगे वो बच्चा निकल जाएगा जिसने एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड पढ़ा हुआ है। चाहे आप कोचिंग में बहुत सारा पढ़ लो, बहुत सारा नॉलेज गेन कर लो, पर आपसे आगे वही लड़का है नीट के एग्जाम में जिसने एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड पढ़ा हुआ है, जिसको एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड पता हो, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड पता है ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे समझ सकते हो, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी जब हम जीओसी पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, पर फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर जितना भी यूज़ में आ रहा है एनसीईआरटी में, इस टॉपिक में हम वापस से देख लेंगे ताकि रिवीजन अपना हो जाए, ठीक है। तो जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपना कॉमन नेम, ठीक है सर। तो कॉमन नेम अपन देखते हैं, ठीक है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर तेरा जो सफिक्स लगता है, सफिक्स अपना कौन सा लगता है, इक, IC, इक, ठीक है। और सफिक्स मतलब जो अपना पीछे लगता है, जो अपना पीछे लगता है, ठीक है सर। तो ये अपना क्या है सर, सफिक्स अपना क्या लगने वाला है, यहाँ पर इक लगने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देख,
जैसे मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, तो यहाँ पर देख इक लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, तो यहाँ पर इक क्या लगता है, सफिक्स लगता है। मतलब ये जो फॉर्मिक एसिड है ये अपना क्या है सर, कॉमन नेम है, ठीक है। और ये अपने को पता है कि ये अपना फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्म अपन कब यूज़ करते हैं, जब कार्बन अपना सिर्फ एक हो। तो यहाँ पर देख सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, तो मैंने बोल दिया फॉर्म, ठीक है। तो ये अपना हो गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अपन कॉमन नेम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कॉमन नेम होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, वो डिराइव होते हैं अपने लैटिन या फिर ग्रीक नेम से। और वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अपने नेचुरल सोर्स से, कि मतलब कहाँ से ये ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है सर। जैसे अपन एग्जांपल यहाँ पर लें फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड की, तो यहाँ पर जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म आया हमारे लैटिन वर्ड से फॉर्मिका। कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड फॉर्मिका। और फॉर्मिका का मतलब होता है आंट, आंट, ठीक है। मतलब जो ये फॉर्मिक एसिड होता है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंट्स। मतलब जो लाल चींटियाँ होती हैं उनमें से सबसे पहले अपना फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेट है, एसेट, ये हमारा लैटिन वर्ड एसिटम से आया, लैटिन वर्ड एसिटम से। और इसका मतलब होता है विनेगर। इसका मतलब क्या होता है सर, विनेगर होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ब्यूट्रिक एसिड की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटर आ रखा है ना, ब्यूटर, ये अपना लैटिन वर्ड ब्यूटेरम से आया, ब्यूटेरम से। और इसका मतलब होता है बटर। इसका मतलब क्या होता है, बटर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्यूट्रिक एसिड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैनसिड बटर। रैनसिड का मतलब, जैसे मेरे पास बटर है, अब बटर को मैंने 1 महीने तक रख दिया, 2 महीने तक रख दिया, 3 महीने तक रख दिया, मतलब बहुत टाइम तक मैंने बटर को वैसे ही छोड़ा हुआ है। तो अब बटर में से जो स्मेल आने लग जाएगी, वो जो बटर हो जाता है उसको बोलते हैं अपन रैनसिड बटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, रैनसिड बटर। मतलब तुम इतना समझ लेना कि बटर को तुमने बहुत टाइम तक ऐसे ही छोड़ा हुआ है, खा नहीं रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो जब बटर बहुत टाइम तक बहुत पुराना हो चुका है ना, उसको अपन बोलते हैं रैनसिड बटर, ठीक है सर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर ब्यूट्रिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है। ये बातें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं, कोई भी नई बात मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीड करना है। तो यहाँ पर आपको कॉमन नेम के बारे में जो भी मैंने बताया वो सब आपको समझ में आ जाएगा। और जब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं ना, तो हमको कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि सर तो सब कुछ पढ़ा ही रहे हैं तो हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े, पर आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है कि मैं शायद कोई शब्द छोड़ दिया हूँ। हालांकि मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि एक भी शब्द एनसीईआरटी का ना छोड़ूं, पर कभी कभी हो सकता है कि मैं एक शब्द छोड़ दूं, तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं अपने लेक्चर में एनसीईआरटी का एक भी वर्ड नहीं छोड़ता हूँ, मैं सब कुछ इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं सर IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नेमिंग की तो मैंने बात कर ली, अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने डिटेल में आपको कहाँ पढ़ा दिया, GOC वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, ठीक है सर। पर यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जितना यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब देख, जब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज़ होता है ना, यहाँ पर 2 सफिक्स यूज़ होते हैं, या तो ओइक एसिड, ठीक है, और या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ओइक एसिड सफिक्स में कब यूज़ करूँगा और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में कब यूज़ करूँगा, ध्यान से देखो। अगर देख जो ये COOH फंक्शनल ग्रुप है ना अपना, इसका जो कार्बन ये है, ये कार्बन अगर मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर इंक्लूड होगा तो मैं सफिक्स यूज़ करूँगा ओइक एसिड, ठीक है। और अगर ये COOH का जो कार्बन है वो मेरे प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर इंक्लूड ना हो तो मैं यूज़ करूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन COOH का कार्बन इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन तो ओइक एसिड यूज़ करूँगा, और जब COOH का कार्बन अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो तब मैं यूज़ करने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कब यूज़ होता है, मतलब कब प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये COOH आता है, कब नहीं आता, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी GOC में अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर मैं वापस से आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जितना एनसीईआरटी में दे रखा है मैं उतना आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जैसे HCOOH, इसको क्या बोलेंगे अपन कॉमन नेम में, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन आ गए तो क्या बोलूँगा, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन आ गए मैं बोल दूंगा प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन आ गए मैं बोल दूंगा ब्यूटेरिक एसिड। अब तक यहाँ पर आइसो ग्रुप लगा हुआ है तो मैंने बोल दिया आइसो ब्यूटेरिक एसिड, क्योंकि टोटल कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब यहाँ पर मैंने आपको एक जुगाड़ बना रखा है।
इसको अपन बोलते हैं ओम्स गैप। क्या? ओम्स गैप, ठीक है, OMSGAP, ठीक है। और यहाँ पर देख इनका फ़ोन नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5। ये जो 0 1 2 3 4 5 मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ CH2 है। ये नंबर ऑफ क्या है, CH2 बिटवीन दो COOH। दो COOH के बीच में कितने CH2 है उनका नंबर है, ये उनका नंबर है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं ऑक्सैलिक एसिड की, तो दो COOH के बीच में कितने CH2 होंगे सर, 0 होंगे, 0 लिखा हुआ है नीचे, तो इनके बीच में एक भी CH2 नहीं लगाया मैंने, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं मेलोनिक एसिड की, तो दो COOH के बीच में कितने CH2 होंगे सर, 1 होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो देख मैंने दो COOH के बीच में एक CH2 लगा दिया, इसको बोल देंगे अपन मेलोनिक एसिड, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं सक्सिनिक एसिड की, S का मतलब सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पर दो COOH के बीच में कितने CH2 होंगे सर, देख 2 लिखा हुआ है तो 2 CH2 लगा दे, 1 2, इसको बोल दिया मैंने सक्सिनिक एसिड। फिर अपन बात करते हैं ग्लूटारिक एसिड की, ठीक है, तो यहाँ पर दो COOH ग्रुप के बीच में कितने CH2 होंगे सर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, मतलब 3 होंगे, तो ये लिख दिया मैंने सर, CH2 कितने यहाँ पर 3 है, 3 CH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ग्लूटारिक एसिड हो गया। फिर अपन बात करते हैं ए से क्या होगा, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में दो COOH के बीच में कितने CH2 होंगे सर, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो देख 4 कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाकी लास्ट आता है अपना पिमेलिक एसिड। पिमेलिक एसिड में दो COOH ग्रुप के बीच में कितने CH2 होंगे सर, 5 CH2 होंगे, ये लिख दिया मैंने 5। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना पिमेलिक एसिड का। तो यहाँ पर जितने भी कॉमन नेम NCERT में दे रखे थे ये सब मैंने आपको समझा दिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। बाकी ये लास्ट वाला देख लेना, ये लास्ट वाला अपना क्या होता है, ट्राई कार्बेलिक एसिड। क्या ये अपना ट्राई कार्बेलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं अपन कार्बेलिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना ध्यान से, क्योंकि कॉमन नेम अगर अपने को पता है, ठीक है, तो ही हम उसका कहीं ना कहीं IUPAC नेम भी बता सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए कि मेलोनिक एसिड का IUPAC नेम बताओ, और मेलोनिक एसिड का तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो तुमको अगर IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे लेवल पे भी आता है ना, तो अगर तुमको कॉमन नेम ही नहीं पता तो तुम कैसे निकाल पाओगे। इसलिए कॉमन नेम जितने NCERT में दे रखे हैं वो हमको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये क्या अपना बेंजोइक एसिड है, और ध्यान से देख ये जो बेंजोइक एसिड है ना, ये तो कॉमन नेम हुआ, पर यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड का कॉमन नेम होता है ना, वो IUPAC नोमेनक्लेचर में भी कंसीडर किया जाता है। तो देख IUPAC नोमेनक्लेचर में भी बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसको क्या बोलेंगे अपन, फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे अपन, फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है अपना फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ कितने कार्बन है, 1 2, तो यहाँ पर 2 कार्बन को क्या बोलते थे अपन, एसेट बोलते थे, तो ये क्या हो गया अपना फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है सर। वैसे ही मैं अगर इसकी बात करूँ, इसको बोलते अपन पैथेलिक एसिड, ठीक है, पैथेलिक एसिड, ध्यान रखना। बाकी IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको GOC का लेक्चर वो पढ़ने हैं, अगर आप भूल चुके हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आप इनको भी सीख जाओगे। वैसे ही आपको आता होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। IUPAC में आपको अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको GOC में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है सर, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ये मैंने आपको ओम्स गैप सिखाया था, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। बाकी यहाँ पर अभी NCERT का एक क्वेश्चन दे रखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमको IUPAC नेम निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है ना अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ से गिनती स्टार्ट होगी क्योंकि ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका कार्बन भी यहाँ पर चेन में इंक्लूड होगा, यस सर, 1 2 3 4, ठीक है सर, 4 नहीं, इसको यहाँ पर रखूँगा मैं, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिनाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है सर। तो मैंने बोल दिया सर 3 फिनाइल, ठीक है, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है सर। और टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप लिख दिया मैंने। तीनों के बीच में क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है, मैंने बोल दिया एन, ठीक है। 1 पे क्या लगा हुआ है सर, 1 पे ओइक एसिड लगा हुआ है, ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर
COOH का जो कार्बन है वो अपना प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो यहाँ पर मैं कौन सा सफिक्स यूज़ करूँगा, ओइक एसिड। तो 1 पे क्या लगा हुआ है अपना, ओइक एसिड लगा हुआ है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखता, 1 अगर मैं नहीं लिखता तब भी कोई इसमें मतलब चेंज नहीं आता, फिर भी अपन लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 1 को लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 नंबर पे तो क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मैंने बोल दिया सर 3 मिथाइल, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। 4 को अपन बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। मैंने बोल दिया सर 2 पे इन, ठीक है। और 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है सर ओइक एसिड। मैंने बोल दिया 1 ओइक एसिड। कितना सिंपल है यार, देख ये मैंने लिख दिया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है सर। ये अपना क्या, COOH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब सर यहाँ पर जो COOH है ना, उसका कार्बन अपना प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। अब मैं इधर के लिए जाऊँ या इधर के लिए जाऊँ, सर ऊपर के लिए जाऊँगा, क्योंकि ऊपर जाने पर जल्दी मेरे को कोई ग्रुप मिल जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, ठीक है। फिर 3 4 5, देख 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो मैंने बोल दिया सर 2 मिथाइल, ठीक है। फिर मैंने बोला सर साइक्लो पेंटेन, और फिर 1 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और 1 को लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो COOH है ना, उसका कार्बन तेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, तो ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे भी नाइट्रो लगा हुआ है, 4 पे भी नाइट्रो लगा हुआ है, 6 पे भी नाइट्रो लगा हुआ है। टोटल 3 बार नाइट्रो लगा है। मैंने बोल दिया ट्राई नाइट्रो। और इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजोइक एसिड, क्योंकि मुझे पता है कि बेंजोइक एसिड जो कॉमन नेम होता है ना, उसको अपन IUPAC में भी कंसीडर करते हैं। अभी हमने ऊपर पे देखा था, ध्यान से देख, ये जो बेंजोइक एसिड था इसको अपन IUPAC में भी कंसीडर करते हैं। तो मैंने बोल दिया सर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मतलब आपने GOC के लेक्चर सही से नहीं देखे हैं। आपने वहाँ पर जाके क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको 2-3 लेक्चर में पढ़ा रखा है बिल्कुल डिटेल में। वहाँ पर जाके आप वहाँ पर जाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की। कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमारा है उसके स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, ठीक है सर। तो ये मेरा क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रेजेंट होता है यही तो अपना क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड OH, इसी को तो अपन बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसी की अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देख, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना सर, ये बीच में जो कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास तेरा एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और मैंने आपको बता रखा है कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, sp2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sp2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देख एक बात, कि जब हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो मैंने आपको GOC में बता रखा था कि यहाँ पर कौन सा ज्योमेट्री होती है अपनी, हमारी होती है सर ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। मतलब यहाँ पर ये जो तीनों लगे हुए हैं ना, 1 2 3, ये अपने तीनों क्या है, सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं। तीनों का ये तीनों अपने क्या है सर, सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं। कि प्लेनर का मतलब अपना यही है, ठीक है। ये तीनों अपने क्या है सर, सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जब अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था ना, तो वहाँ पर तेरा बॉन्ड एंगल कितना होता था, हमको पता है सर बॉन्ड एंगल होता था 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो तेरा बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 120 डिग्री। ये सब आपको बातें मैंने पहले से बता रखी हैं। बाकी ये जो बातें हैं ना, ये अपन बिल्कुल डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर तेरी ज्योमेट्री हो गई सर ट्राइगोनल प्लानर, यस सर। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया सबके बीच में, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम ध्यान रखना,
यहाँ पर जो तेरा सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये जो सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो यहाँ पर OH बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है सर, कम होती है। इतना ध्यान रखना तुम बस। जो यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड O है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जो OH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है सर, कम होती है। ठीक है, इतना अपने को ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मैं एल्डिहाइड और कीटोन की, और इधर रख दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है सर, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमको पता है कार्बोनिल ग्रुप को अपन कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है सर, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये बना दिया मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके पास टोटल ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देख, 1 2 3 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो मतलब जो बाकी के 4 होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके पेयर को ही तो मैं क्या बोलता हूँ, लोन पेयर बोलता हूँ। तो एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर मेरा यहाँ पर है। मतलब जो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है ना, उसके पास तेरे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर्स, एक और ये दूसरा। एक ये है अपना लोन पेयर और एक लोन पेयर ये है। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, जब मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन की, तो यहाँ पर अपना कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है सर, तो हमको पता है कि यहाँ पर देख, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मान ले अगर ये वाला पाई बॉन्ड अगर टूटता है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इतना अपने को पता है। ठीक है, इतना अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो ये CO बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये पोलर है कि नहीं है, पोलर है सर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, पर अगर मैं जब बात करता हूँ कार्बोक्सिल ग्रुप की, तो यहाँ पर भी तेरा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे वापस माइनस आ जाएगा और कार्बन पे तेरा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कार्बन पे तेरा प्लस आ जाएगा। पर ध्यान से देख, कार्बन पे प्लस तो आ गया, पर बगल वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और जब मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा टाइप का भी रेजोनेंस होता है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज अगर बगल बगल के कार्बन में प्रेजेंट हो तो वो एक रेजोनेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेंगे। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस में टेक पार्ट ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा वीक पड़ गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पोलैरिटी है ना, वो पोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तभी तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो पोलैरिटी है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपना रेजोनेंस में भी जा रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा पोलर है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा पोलर है, हमको पता है सर कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा पोलर है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही और कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल आसानी से देसी भाषा में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं सर, फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फिजिकल स्टेट। ठीक है सर, ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में तेरे लगभग 9 कार्बन तक हैं, मतलब 9 कार्बन से कम कार्बन हो सकते हैं, चलेगा, उससे ज़्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं, 9 कार्बन हो सकते हैं। तो 9 कार्बन तक अगर तेरा कोई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो वो क्या होगा, अपना कलरलेस लिक्विड होगा। किस फॉर्म में होगा वो, कलरलेस लिक्विड होगा। किस फॉर्म में होगा सर, कलरलेस लिक्विड होगा। ठीक है सर, फिर अपन बात करते हैं, अगर कार्बन ना 9 से ज़्यादा हो गए, अगर मेरे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में 9 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे ना, तो ये अपना किस फॉर्म में हो जाएगा सर, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अभी भी कलरलेस है, इसको अपन बोलते हैं कलरलेस वैक्सी सॉलिड। ठीक है, कलरलेस वैक्सी सॉलिड के स्टेट में ये पाया जाएगा। तो ये बात हो गई अपनी फिजिकल स्टेट की। अब हम देखते हैं सर ऑर्डर। अब हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, तो अगर तेरे जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनमें अगर 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक है, मतलब 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है अपना शार्प पंजेंट ऑर्डर। क्या होता है, शार्प पंजेंट ऑर्डर। शार्प मतलब बहुत, मतलब जो नाक में चुभ रहा है, बिल्कुल अनप्लीजेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन शार्प पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, फिर अगर हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक अगर होंगे, तो इसका जो
ऑर्डर होगा वो क्या होगा सर, रैंसिड बटर जैसा स्मेल होगा, रैंसिड बटर। रैंसिड बटर मतलब ऐसा बटर जिसको बहुत टाइम तक ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बिल्कुल बहुत पुराना हो चुका है वो बटर, ठीक है, तो रैंसिड बटर इसको अपन बोलते हैं। तो अगर तेरे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक के कार्बन है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्मेल होगी कैसे होगी, रैंसिड बटर जैसी। बाकी अगर कार्बन 9 से ज़्यादा हो गए, अगर तेरे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में 9 से ज़्यादा कार्बन हो गए ना, तो यहाँ पर जो स्मेल आने वाली है, क्या आने वाली है सर, नो स्मेल। क्यों स्मेल यहाँ पर क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होते हैं ना, बहुत लेस वोलेटाइल हो जाते हैं, बहुत लेस वोलेटाइल हो जाते हैं। तो एक वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे वेपर जैसे ऐसे वेपर निकलते हैं। अब जब वेपर निकलेंगे तभी तो मैं उसको सूंघूंगा ना। अब यहाँ पर अगर ये वोलेटाइल ही नहीं है, मतलब यहाँ से वेपर ही नहीं निकल रहे, तो वो कहीं ना कहीं स्मेल मेरे को पहुँचेगी नहीं, मेरे पे स्मेल आएगी ही नहीं। तभी यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्मेल अपने को देखने को नहीं मिलती। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको समझा दी। अगर 1 से 3 तक कार्बन है तो उसका ऑर्डर होगा शार्प पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। 4 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक अपना कोई एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका जो स्मेल होगा वो होगा रैंसिड बटर वाली स्मेल। और अगर कार्बन 9 से ज़्यादा हो गए ना, तो यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आने वाली, क्योंकि ये बहुत क्या हो जाते हैं, लो वोलेटाइल हो जाते हैं, यहाँ पर वेपर ही नहीं निकलते इनके। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो पिछला टॉपिक मैंने आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन समझाया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझा रखा है, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल का होगा, क्योंकि यहाँ पर होती है सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आता है अपना एल्डिहाइड, फिर आता है अपना कीटोन, उसके बाद आता है अपना ईथर, लास्ट में आता है अपना एल्केन, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता था सर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता था, ठीक है। और एल्डिहाइड में कीटोन से ज़्यादा क्यों होता था, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा पोलर थे। ये हमने सब पिछले लेक्चरों में देखे हुए हैं जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। पर अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, अभी तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। और एक बात बताऊं तुमको, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो तुम्हारे अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है भाई, वो तुम्हारे अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। मतलब अल्कोहल से भी आगे कौन आएगा, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। मतलब अल्कोहल में क्या होता था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, ठीक है। और यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी क्या हो रही है सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पर और भयंकर स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पर और भयंकर स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर इतनी स्ट्रांग हो रही है ना कि यहाँ पर इवन वेपर स्टेट में और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, वो लिक्विड स्टेट में है। पर यहाँ पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो वेपर स्टेट में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की हो जाएगी, फिर होगी अल्कोहल की, फिर होगी एल्डिहाइड की, फिर होगी कीटोन की, फिर होगी ईथर की, फिर होगी अपनी एल्केन की, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी देख, ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। यहाँ पर देख हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी देख हाइड्रोजन किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ये हो गई वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बन गया अपना डाइमर, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइमर मैंने बोल दिया। तो यहीं पे आपको ये चीज़ एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये आप पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर सॉल्युबिलिटी की, जो हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रहने वाली है। तो जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत लिख दी। जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, वो इन्वर्सली रिलेशन होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली रिलेशन रखता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली रिलेशन रखता है, ठीक है। मतलब सर अगर मैं चाहता हूँ कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं चाहता हूँ सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए ना, अगर मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए तो मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होना चाहिए। मतलब उसमें कार्बन की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो लोअर मेंबर हैं, जिनमें 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुए, तो कहीं ना कहीं उनका मॉलिक्यूलर मास कम है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बोल दिया वो हाईली सॉल्युबल है। जो लोअर मेंबर्स है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या होते हैं सर, हाईली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख, अगर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, तो कहीं ना कहीं ये लोअर मेंबर ही तो है। ठीक है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होने चाहिए। यस सर, तो वही बात मैंने लिखी हुई है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो कहीं ना कहीं इतने सॉल्युबल होते हैं कि वो वाटर के साथ मिसिबल हो जाते हैं, वाटर के साथ पूरे मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना देते हैं, अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये भी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर देख, इनके जो ऑक्सीजन है ना, वो वाटर के H के साथ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो वाटर के साथ कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके सॉल्युबिलिटी क्या ज़्यादा है, ये वाटर के साथ अच्छे से मिसिबल हो गए, मतलब अच्छे से मिक्स हो गए, मतलब अच्छे से सॉल्युबल हो गए। ठीक है, पर जब बात आती है ना कि अगर मैं यहाँ पर देख, ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं यहाँ पर कार्बन अगर कम रखता हूँ तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर वाटर के साथ कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। पर अगर मैं इसकी चेन बहुत बढ़ा दूँ ना, यहाँ पर मैं कार्बन की चेन बढ़ा दूँ, तब ये एल्काइल ग्रुप जो है इसको मैं अगर लंबा कर दूँ, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं आर को बढ़ाते रहूँ ना, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी यार, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जिस चक्कर से ना यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है इनका, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा इतनी आसानी से। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर मैं आर की लेंथ बढ़ा दूँ, एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ा दूँ ना, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही बात आपको आगे लिखा हुआ है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिनमें आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत लंबी होगी, मतलब कार्बन चेन क्या होगी, बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। बात क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया ना, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो कम होगी, मतलब इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इनसॉल्युबल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल पार्ट, सॉरी हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब आर, आर यहाँ पर बढ़ गया, और आर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो इसको मैं क्या बोलूँ, वाटर के साथ सॉल्युबल कम हो रहा है, तो इसको मैं हाइड्रोफिलिक बोलूँ या हाइड्रोफोबिक बोलूँ, सर हाइड्रोफोबिक बोलूँगा ना। फोबिया मतलब डर, मतलब वाटर से डर लग रहा है, तभी तो यहाँ पर उसके साथ कहीं ना कहीं सॉल्युबल नहीं हो पा रहा ना। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोफिलिक बोलूँ या हाइड्रोफोबिक बोलूँ, सर यहाँ पर बोलूँगा मैं हाइड्रोफोबिक। तो अपना अगर आर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसकी लेंथ अगर बहुत लंबी बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ पर जो हमारा वाटर है, वाटर के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होने लग जाएगा, मतलब वो उसके साथ क्या हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा, उसको डरने लग जाएगा उससे, तो वहाँ पर उतना आसानी से इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर अगर मैं कहीं ना कहीं बहुत लंबा आर कर दूंगा तो वो वाटर में इतना सॉल्युबल नहीं होता, बहुत इनसॉल्युबल सा हो जाता है। ठीक है सर, वो बात आपको समझ में आ गई। वहीं अगर मैं बात करूँ बेंजोइक एसिड की, तो यहाँ पर भी देख जो आर की वैल्यू कितनी बड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन आ गए उसमें। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर भी बढ़ गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर बढ़ गया, और आर अगर बढ़ गया मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट बेंजोइक एसिड ही तो होता है अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं इनसॉल्युबल है, किसमें, वाटर में। ठीक है, इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम पढ़ने वाले हैं सर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम पढ़ते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर कुछ 5 से 6 मेथड हमको पढ़ने हैं जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है अपना फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, अब तुम खुद से सोचो, तुमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता था, यानी 1 डिग्री अल्कोहल होता था, और उसमें हम ऑक्सीडेशन करते थे तो हमारा एल्डिहाइड बनता था कि नहीं बनता था, बनता था सर। और एल्डिहाइड में हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। मतलब ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि यहाँ पर कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं अपन, हम यूज करने वाले हैं सर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको 3 से 4 बार ऑक्सीडेशन करना सिखा रखा है, मैं वापस से आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है,
अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी मिलते थे, अगर मेरे को सी डबल बॉन्ड सी दिखते थे, तो मैं उस डबल बॉन्ड को तोड़ता था और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देता था। ठीक है, और ऐसा मैंने कब किया था? जब मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहा था। कौन सी? ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, और अगर मेरे को सी डबल बॉन्ड सी नहीं मिले तो मैं क्या करता था? सी सिंगल बॉन्ड एच को तोड़ता हूं और एच को एक OH दे दिया और एक OH दे दिया मैंने सी को। ऐसे करके मैं क्या करता था सर? अल्कोहल्स में क्या कराता था? ऑक्सीडेशन कराता था। ठीक है, तो ये भी आपको आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीडेशन करना वापस से सिखा दिया। ऑलरेडी मैं आपको पिछले चैप्टर्स में ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन करना आता है। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी को हम तोड़ते हैं सर OO से, और सी सिंगल बॉन्ड H को तोड़ते हैं सर OH से। इतना ही अपना क्या है सर? ऑक्सीडेशन है। और ये अपने को अगर करना आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है सर? ठीक है, तो हमको पता है सर, हमको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास सर एल्केन होता था, और एल्केन क्या? अपना हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो अगर मेरे पास एल्केन हुआ यानी हाइड्रोकार्बन हुआ, तो उसमें जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरा बन जाएगा सर 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल में मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मेरा बन जाएगा सर एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड में मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मेरा बन जाएगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये सीक्वेंस अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? अपना एल्केन है। ठीक है, फिर आएगा अपना 1 डिग्री अल्कोहल, फिर आएगा अपना एल्डिहाइड, फिर आएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सीक्वेंस थी काई की? ऑक्सीडेशन की। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं ना, तो ये सीक्वेंस हो जाएगी अपनी काई की? रिडक्शन की। ये बात आपको बिल्कुल पता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता हूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करूं तो मेरे पास एल्केन बन जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये बातें बिल्कुल पुरानी बातें हैं यार, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल करके भी बता देता हूँ सर। यहाँ पर देख, मैंने ये 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया। सर ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि देख, OH को अगर मैं पकड़ूं, OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये पहचानना तो आपको अभी तक आ ही गया होगा, क्योंकि अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। ठीक है, आपको ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितना एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड है मैंने आपको पढ़ाया है, और एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर ही आपको लेके गया हूँ। ठीक है सर? तो यहाँ पर ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसका मेरे को कहीं ना कहीं क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है सर। इसका मेरे को क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है क्या? नहीं सर। सर सी सिंगल बॉन्ड एच दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मैं सी सिंगल बॉन्ड एच को यहाँ पर काई से तोड़ूंगा? OH से तोड़ूंगा। ठीक है सर, तो मैं इसको खोल के लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो CH3 CH और H, और इधर लिख दिया मैंने OH। ठीक है, अब इसका मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये दिखा मेरे को CH बॉन्ड, मेरे को काई से तोड़ना है? एक OH मैंने इसको दे दिया और एक OH मैंने इसको दे दिया। ये तो अपना पानी निकल के बह गया। बाकी अपना बचा क्या सर? बाकी अपना बचा क्या? अपना बचा CH3 सिंगल बॉन्ड सी के साथ H लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है। और आज के बाद ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जिसमें एक से ज्यादा OH लगे होंगे ना, वो तेरा अनस्टेबल होता है। और कभी भी अगर तेरे पास ऐसा बनता है तो तेरे को पानी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पानी निकाल देता हूँ, H2O। तो यहाँ पर तेरा आंसर क्या आ गया सर? CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर लग गया तेरा H। सर ये तो एल्डिहाइड है। सर ये तो एल्डिहाइड है। अरे मेरे भाई, 1 डिग्री तेरे पास अल्कोहल था, उसका तूने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो एल्डिहाइड ही तो बनेगा। तो यहाँ पर जो X है, ये X बन गया, इसको मैंने X बोल दिया। ठीक है, अब मेरे पास एल्डिहाइड बन चुका है, और एल्डिहाइड का मैं अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो ये बात तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और मैं आपको बता भी देता हूं, देख कैसे बनेगा। ठीक है सर, ये मेरा एल्डिहाइड है। सर इसके पास अभी भी सी सिंगल बॉन्ड H बचा हुआ है। ठीक है, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? OH से। एक OH इसको दे दिया, एक OH मैंने इसको दे दिया। ये तो सर पानी बह के निकल गया। बाकी जो बचा वो क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर लग गया OH। सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया सर, ये अपना Y बन गया। तो Y हमारा क्या बन गया सर? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल मेरे पास था, उसका ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख यहाँ पर देख, अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? अपना CrO3। कौन होता है सर? CrO3।
ठीक है, CrO3 इन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में या फिर एल्कलाइन मीडियम में, जिसको बेसिक मीडियम भी अपन बोलते हैं। मतलब जो CrO3 है वो न्यूट्रल मीडियम में होगा या फिर बेसिक मीडियम में होगा, तो वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पर अगर किसी दिन तेरे को ना CrO3 एसिडिक मीडियम में दिख गया, तूने बोलना है सर ये तो अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जो CrO3 है वो सर बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पर एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है अपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे कि टॉलेंस रिएजेंट अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग्स रिएजेंट भी अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पीसीसी भी अपना क्या होता है सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमने कब देखा था, जब हम एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर तेरे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तू क्या कर सकता है ना, तू ना एक स्टेप में खेल सकता है। मतलब जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको तूने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, 1 स्टेप में तू खेल सकता है। ठीक है, या फिर अगर तेरे पास एल्डिहाइड है तो तू क्या कर सकता है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तू एक स्टेप में खेल सकता है, एक स्टेप में खेल सकता है। पर जिस दिन तेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 या फिर CrO3 इन एसिडिक मीडियम में, उस दिन तू 2 स्टेप में खेल सकता है। सर 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा भयंकर मैंने कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा दिया, बीच का एल्डिहाइड स्टेट ही गायब हो गया, सीधा बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं उछाल मारते हुए उसको पहुंचा दिया मैंने। मतलब यहाँ पर 2 स्टेप में खेल हो चुका है और वो सिंगल स्टेप में यहाँ पर दिख गया तेरे को। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधा ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये इतना भयंकर ऑक्सीडेशन कौन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3, जैसे KMnO4, जैसे Kr2O, जैसे K2Cr2O7, जैसे अपना CrO3 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखने हैं बातें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये तेरे नीट में हर साल पूछे जाते हैं। इस साल का भी अगर तू पेपर उठा के देखेगा नीट 2024 का, तो वहां पर भी तेरे को ऑक्सीडेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिख गए थे। मतलब ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन, मतलब ऐसा मानो कि हर साल का बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। मतलब यहां से क्वेश्चन आना ही आना है और बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि अगर आप कोचिंगों में पढ़ोगे ना, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंगों में, वहां बहुत कॉम्प्लेक्स करके आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको ऑक्सीडेशन करना बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, और कौन कौन अपने कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है सर, बाकी अगर मैं बात करूं KMnO4 की ना, तो KMnO4 चाहे तेरा न्यूट्रल मीडियम में हो, चाहे वो तेरा एसिडिक मीडियम में हो, चाहे वो तेरा बेसिक मीडियम में हो, तो वो हर मीडियम में ना तेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कौन, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो KMnO4 हर मीडियम में, चाहे किसी भी मीडियम में होगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब सर 1 डिग्री अल्कोहल अगर हुआ तो उसको सीधा कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है सर, बात है समझ में आ गई। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या सर, एल्कोहल है। ये अपना एल्कोहल कैसा है सर, 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे पता लगा सर, OH को मैंने पकड़ा। ठीक है, OH तेरा जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा एक भी कार्बन से नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। यस सर, ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल का मुझे क्या करना है, आगे दे दिया इन्होंने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर KMnO4। सर KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब यहाँ पर जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख, मैं इसको सॉल्व करा के आपको बताता हूँ। तो ये अपना CH3, इसको खोल के अगर मैं लिखूँ CHHH, सॉरी इसको इधर से लिखता हूँ CHHHOH। ठीक है, और जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या कराता हूँ मैं, C सिंगल बॉन्ड H को तोड़ता हूँ, कहीं से तोड़ता हूँ, OH OH से। तो ये तो अपना पानी निकल गया, बाकी बचा क्या सर, HCHOH, और इधर भी OH। अब सर इसमें एक से ज्यादा OH हो गए, मतलब ये अपना अनस्टेबल है, यहाँ पर पानी निकालना पड़ेगा, H2O। तो ये मेरा बन गया सर HCHO। ये मेरा क्या बन गया सर, ये मेरा बन गया एल्डिहाइड। अब मेरे को पता है सर यहाँ पर मैंने KMnO4 यूज कर रखा है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है। तो यहाँ पर कहानी मेरी के एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगी, या फर्दर कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, C सिंगल बॉन्ड H मैंने तोड़ा, OH OH से तोड़ा, ये पानी तेरा बाहर निकल गया, ये तेरा आंसर आ गया सर HCOO।
H। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया बात, कोई इसमें दिक्कत हमको नहीं हुई, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो ये अपना कौन सा एल्कोहल है देखते हैं अपन। OH को अगर मैं पकड़ूं तो OH तेरा जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है सर? ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का हमको क्या कराना है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान से देख कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, KMnO4, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जो इसका आंसर आने वाला है ना वो क्या आएगा सर? एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मैं ऑक्सीडेशन करा के आपको बताता हूँ। इसको खोल के लिख लेता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH HOH। ठीक है, CH बॉन्ड मैंने तोड़ा, कहीं से तोड़ा? OH से तोड़ा, ये पानी निकल गया। ठीक है, बाकी अपना बचा क्या? इस कार्बन के साथ क्या लग गया? OH लग गया, ये अपना बचा। पर इसमें एक से ज्यादा OH है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपना अनस्टेबल है। यहाँ पर अपना पानी निकाल दोगे H2O। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये मेरा क्या बन गया सर? एल्डिहाइड बन गया। पर मेरे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख C सिंगल बॉन्ड H मुझे दिखा, OH से मैंने तोड़ा, ये मेरा पानी निकल गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बन गया? ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा ये। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें। अब सामने पे देख क्या लिखा हुआ है? CrO3। तो सर CrO3 तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो डिपेंड करता है कि अपना कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। पर यहाँ पर ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है आगे, H2SO4 मतलब एसिड है। तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है? मतलब एसिडिक मीडियम है। और CrO3 एसिडिक मीडियम में किसकी तरह बिहेव करता है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इस रिएजेंट को ध्यान से याद रखना, इसको बोलते हैं अपन जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? अपन जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर नीट में तुम्हारा पूछा जाए कि जोन्स रिएजेंट क्या होगा, तो ये जब हम कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहां पर नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि यार बहुत भयंकर टफ पेपर आया था, पता नहीं कहाँ से आया था। पर जब आप एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं जो हमको आज तक किसी टीचर ने ही नहीं पढ़ाए। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि जोन्स रिएजेंट क्या होता है सर? CrO3 H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में जब CrO3 होता है ना, उसको बोलते हैं अपन जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो CH3 CH2 8, और ये खोल के लिख लेता हूँ CH H और OH। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, अब इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ। तो C सिंगल बॉन्ड H मैंने तोड़ा, काहे से तोड़ा सर? OH से तोड़ा। तो ये पानी तो बाहर निकल गया। ठीक है सर, इसको हटा दिया मैंने। बाकी ये OH कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो अब इस कंपाउंड में एक से ज्यादा OH है, मतलब ये अपना अनस्टेबल है। तो वापस से पानी हटा दे, H2O। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा सर? ये अपना क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। पर यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो एल्डिहाइड बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H मुझे दिखा, OH से मैंने तोड़ा इसको, ये पानी बाहर निकल गया और ये OH यहाँ पर आ गया तेरा। ये मेरा क्या बन गया सर? एसिड बन चुका है। ये मेरा सर क्या बन चुका है? एसिड बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब एग्जाम में आपको आएगा तो आपको रट गया ना भाई कि 1 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो आपको थोड़ी सॉल्व करते रहना बैठ के, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे। बाकी आपको भी सॉल्व करना है, पर आपका सॉल्व करते करते आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर तो आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। समझ में आई बात? ठीक है, फिर अपन इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देख मैंने क्या ले लिया सर? टॉलेंस रिएजेंट ले लिया। टॉलेंस रिएजेंट ले लिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉलेंस रिएजेंट अपना क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्डिहाइड है तेरे पास,
यहाँ पर सी एच बॉन्ड तूने तोड़ा, एक ओ एच यहाँ दिया, एक ओ एच यहाँ दिया, सर पानी बाहर निकल गया, आंसर तेरा आ गया सर CH3 CH2 COOH। ये तेरा क्या बन गया सर, एसिड बन गया। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन आया तेरे सामने, ये क्या है सर, सर ये अपना क्या है सर, फिलिंग्स रिएजेंट है। ये भी अपना क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सी एच बॉन्ड तोड़ा मैंने, एक ओ एच यहाँ दिया, एक ओ एच यहाँ दिया, ये सर पानी बाहर निकल गया, ये मेरा आंसर आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ये सर मेरा एसिड बन गया। मतलब बिल्कुल आसान हो चुकी है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी अपने को रिएक्शन याद नहीं करनी, आज के बाद किसी को भी मत बोल देना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम आसानी से, और तुमको अगर मैं लिख के बताऊं ना एक पेज में, तो टोटल 8 से 9 चीजें मैंने आपको बताई होंगी अभी तक, और चैप्टर क्या हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने जा रहा है, और मैंने आपको 8 से 9 कंसेप्ट बताए होंगे। वही कंसेप्ट हम हर चैप्टर में रिवाइज कर रहे हैं, और वही कंसेप्ट अपन हर चैप्टर में रिपीट कर रहे हैं, कोई भी नया कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, बाकी अपने को रिएजेंट तो पता होने चाहिए, रिएजेंट हमको याद करना है, और अगर मैंने सारे रिएजेंट याद कर लिए तो बिल्कुल मेरे को खेलना भी आता है, तो मेरा कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो पहला तरीका मैंने देख लिया, जिससे अपन कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन मतलब सर बेंजीन बना दो, बेंजीन की खोपड़ी में कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो, बेंजीन बना दो, बेंजीन की खोपड़ी में कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो, उसको बोलते हैं अपन एल्काइल बेंजीन। तो यहाँ पर एल्काइल बेंजीन मेरे पास है, और मेरे को इनको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बिल्कुल आसान सा खेल है। देख, जो एल्काइल बेंजीन है ना, वो कहीं ना कहीं है तो सर क्या है, अपना एल्केन ही तो है यार, एल्केन ही तो है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये एल्केन ही तो है भाई, ये एल्केन मान ले इसको। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सर, हाइड्रोकार्बन ही तो है, एल्केन मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो पढ़ रहा हूँ। मतलब सर मेरे को पता है, ये सीक्वेंस मुझे पता है कि जब एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तब जाके अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, पर यहाँ पर मैं चाह क्या रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एल्काइल बेंजीन है, यानी मेरा जो कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन है, वो सीधा कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये बीच का खेल खत्म, ये बीच का खेल खत्म। मतलब ना तो बीच में 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा, और ना बीच में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बन रहा। मेरा चाह रहा हूँ कि मेरा सीधा जो मेरा एल्काइल बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन, वो सीधा कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर अगर मैं इतनी लंबी छलांग मारने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या मैं नॉर्मल कंडीशंस यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मुझे विग्रस कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन तो करो, पर यहाँ पर तुम नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, तुमको यहाँ पर बिल्कुल विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि जब बात आती है विग्रस ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पर तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ बहुत हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। हीट करना मतलब बहुत हाई टेम्परेचर देना। तो बिल्कुल अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, या फिर CrO3 इन एसिडिक मीडियम। तो इनमें से तेरे को कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। साथ ही साथ तेरे को यहाँ पर हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तभी तू यहाँ पर विग्रस ऑक्सीडेशन करा सकता है, तभी तू यहाँ पर क्या करा सकता है, एल्काइल बेंजीन को सीधा किस में कन्वर्ट करा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है सर, खेल समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर करना क्या होता है बताओ, बिल्कुल सिंपल। क्या होता है, यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है ना, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको सर हटाओ और वहां पर लगा दो COOH। CH3 को हटाओ और लगा दो सर COOH। मतलब बेंजीन के साथ जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको तूने हटाना है, और क्या लगा देना है, COOH लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड बना दिया सर। यहाँ पर मैंने ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, इसको हटाया मैंने, और क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। तो यहाँ पर भी मेरा क्या बन जाएगा सर, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर भी देख एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको हटाया और क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ क्या, यहाँ पर बेंजीन की खोपड़ी में जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, चाहे 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, चाहे 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, मतलब किसी भी कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा हो ना, उसको हटा के मैंने क्या लगाना है सर, COOH लगाना है। इसलिए तो एनसीईआरटी यहाँ पर क्या बोलती है, यहाँ पर देख एनसीईआरटी क्या बोलती है,
द इंटायर चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ साइड चेन। मतलब वो कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है मैटर ही नहीं करता, उसको तूने हटाना है और किससे रिप्लेस करना है सर, COOH से रिप्लेस करना है, तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और हमेशा तेरा क्या बनेगा सर, बेंजोइक एसिड ही बनने वाला है। ये बिल्कुल तेरी पक्की बात है। तो यहाँ पर ये भी मैंने तेरे को करा दिया और ये रिएक्शन भी तेरे को करा दी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक और चीज दे रखी है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर यहाँ पर मैं प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगा दूं या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो इसी जैसे अपन कर रहे हैं ऐसे ही सॉल्व होगा। पर यहाँ पर जिस दिन मैंने टर्चरी ग्रुप लगा दिया ना, टर्चरी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो वहां पर अपना कोई भी इफेक्शन नहीं होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं हम उसको कन्वर्ट ही नहीं करा पाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसके साथ वहां पर हम विगरस ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। मतलब ये जो विगरस ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं ये तब करा सकते हैं अपन जब हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पर लगा होगा, सॉरी यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगा होगा या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो। ठीक है सर, अगर टर्चरी एल्काइल ग्रुप लग जाएगा ना तो यहां पर मैं कहीं ना कहीं विगरस ऑक्सीडेशन करा के इसको कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करा सकता। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो सही काम चल जाएगा, पर टर्चरी एल्काइल ग्रुप लगा हो तो यहाँ पर खेल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर विगरस ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चाहे कुछ भी अपना लगा हो ना ऊपर से एल्काइल ग्रुप, ठीक है, उसको तूने हटाना है और क्या लगा देना है वहां पर, COOH लगा देना है, क्या बन जाएगा तेरा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, बेंजीन से डायरेक्टली जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, बशर्ते वो तेरा 1 डिग्री होना चाहिए और 2 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जगह पे तेरे को क्या लगा देना है, COOH लगा देना है, तेरा आंसर क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पर तूने एल्काइल बेंजीन से क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो यहाँ पर दूसरा मेथड तेरा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, अब आता है अपना अगला मेथड। अब हम क्या करेंगे सर, साइनाइड से, साइनाइड का दूसरा नाम क्या है सर, नाइट्राइल, साइनाइड का दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल। ठीक है, तो अब अपन साइनाइड से या फिर एमाइड से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर साइनाइड मतलब जिनमें क्या लगा होता है, CN लगा होता है। सर एमाइड मतलब जिनमें क्या लगा होता है, CONH2 लगा होता है। ये होता है अपना एमाइड ग्रुप। ठीक है सर, तो साइनाइड है मेरे पास, यस सर, मेरे पास एमाइड है, यस सर, इनको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहा था कि अगर आपके पास साइनाइड है, ठीक है, तो साइनाइड का तूने अगर हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो वो क्या बन जाता है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, साइनाइड का अगर तू हाइड्रोलाइसिस करा देना तो क्या बनता है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो मेरे को ये बात पता है कि साइनाइड का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करा दे दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और अभी हम देखेंगे भी कि कैसा होता है ये। अभी तो मैंने आपको जो बता रखी है चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी अपन इनको सॉल्व करके भी देखेंगे कि यस सर अच्छा ऐसा होता है, हमको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो साइनाइड का अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दूं ना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो मेरा बन जाएगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पर अगर मैं साइनाइड का ना पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराऊं, क्या कराऊं सर, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो मेरा बनेगा सर एमाइड। क्या बनेगा मेरा, एमाइड। फिर एमाइड का मैं वापस हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तब मेरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास साइनाइड है उसका तुमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पर अगर तुमने साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेरा क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। फिर एमाइड का तेरे को एक और बार हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा तब जाके तेरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर जब तू एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएगा ना तो यहाँ पर तेरे को हीट लेने पड़ेगा, यहाँ पर तेरे को हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, यहाँ पर तेरे को हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। ठीक है, और जो जब तू बात करता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की तो यहाँ पर भी तेरे को हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, यहाँ पर भी तेरे को हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। ठीक है सर, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी, अगर मैं साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराऊं और हाई टेम्परेचर में कराऊं तो यहाँ पर उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं साइनाइड का करें कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस तो करा रहा हूँ पर यहाँ पर टेम्परेचर कम रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, अपना एमाइड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, अपना एमाइड बनेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है सर, साइनाइड है, इसका मुझे क्या करना है,
हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर जो मैं हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूँ तो वो अपना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है और वो अपना बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई सी भी हाइड्रोलाइसिस चलेगी, ठीक है, चाहे वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो चाहे वो बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास साइनाइड है, अगर मैं इसका कहीं ना कहीं हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कोई हाई टेम्परेचर नहीं लिया है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा सर, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सर एमाइड में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा अपना CH3CONH2। मुश्किल है क्या, बिल्कुल आसान है, क्या बन गया सर, एमाइड बन गया। पर जिस दिन मैंने साइनाइड तो यूज किया, पर यहाँ पर मैं हाइड्रोलाइसिस इसका करा रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेम्परेचर हाई यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब इसका क्या होने वाला है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने वाला है। अब ये बन जाएगा सर CH3COOH, मतलब ये बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया अपना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इथेन एमाइड की, मतलब ये अपना क्या सर, एमाइड है, ठीक है। और एमाइड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर ज़्यादा लेना ही पड़ता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ये देख, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपना, एसिड बन जाएगा RCH3COOH, ये बन गया मेरा एसिड। ये एमाइड ग्रुप हटाया मैंने और लगा दिया COOH ग्रुप, ठीक है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर देख, ये अपना एमाइड है, तो मैंने एमाइड ग्रुप हटाया और इसकी जगह में मैंने क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा देना है COOH, ये मेरा बन गया बेंजोइक एसिड। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ ही नहीं सकती, ठीक है। बाकी हमने जो यहाँ पर बोला कि अगर मेरे पास साइनाइड है उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो एमाइड बन जाएगा। अपन यहाँ पर देखते हैं कि सर हम हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने का बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो हाइड्रोलाइसिस अपन ऐसे करते हैं ना, हमको क्या करना होता है, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढना है। C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर जो X है ना, X अपना कोई सा भी एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैंने को ऐसा कोई मिल गया तो वहां पर मुझे क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसको मेरे को हाइड्रोजन देना है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है उसको मेरे को क्या देना है, OH देना है। ये मेरा हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एमाइड मुझे पता है और मुझे भी ये भी पता है कि एमाइड का जब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो क्या बनता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख सर, ये C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे दिख गया, ये बॉन्ड भी मैंने तोड़ दिया। सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको मैंने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसको मैंने क्या दिया, OH दिया। तो ध्यान से देखना, RCOOH बन चुका है, इधर से क्या बन चुका है, एमोनिया बन चुका है। सर मुश्किल है क्या, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोलाइसिस करना आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जब आप NCERT देखोगे तो यहाँ पर भी देख आपको NH3 गैस निकलती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी आपको NH3 गैस निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एमाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ है ना भाई, एमाइड का। तो यहाँ पर मैंने एमाइड का ही तो हाइड्रोलाइसिस कराया था, ठीक है। बाकी जब मैं बात करूँ अगर साइनाइड है मेरे पास, तो साइनाइड का मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर मैं कराऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने देख दो बॉन्ड यहाँ पर तोड़े, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख गया। तो यहाँ पर मैं अगर एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो मैंने H और OH डाल दिया, फिर मैं एक और बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो H और OH मैंने डाल दिया। इधर तो NH3 बन गया, इधर तो ये NH3 बन गया, ठीक है। बाकी इधर साइड तक ये बन गया ऐसा, और यहाँ पर एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं, मतलब ये अपना अनस्टेबल है, मतलब यहाँ से पानी निकालना है। और जब तुम यहाँ से पानी निकालोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास साइनाइड है तो उसका जब मैं कहीं ना कहीं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बन जाएगा, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है सर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमको समझ में आ गया। तो आज के बाद मैं हाइड्रोलाइसिस करना भी जानता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। अब मेरे पास चौथा मेथड आता है जिससे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करा सकता हूँ। ये मेथड है अपना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। यहाँ पर ये टूटता कैसे है सर, हमको पता है R- और Mgx पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर Mgx की खोपड़ी में प्लस होता है और R की खोपड़ी में माइनस होता है, ये हमको पता है सर, ठीक है।
तो यहाँ पर देख, ये जब मैं CO2 की बात करता हूँ, CO2 की, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसा बनता है। और ये हम कब देखेंगे, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, डाइपोल मोमेंट के लिए अपन ऐसे तीर बनाते हैं, देख तीर, इसका जो ये पॉइंटेड एंड है ना, ये जो, तो यहाँ पर तेरी ज्यादा वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, और जो इसका टेल है वहां पर तेरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पर बनाना होगा तीर, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो मैं ऐसा खेलूंगा, एक सेकेंड, ऐसा बनाऊंगा। और इस साइड क्या बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो उसकी साइड मुझे टेल रखनी पड़ेगी। और हेड कहाँ रखना पड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की तरफ मैंने क्या रख दिया, हेड रख दिया। तो यहाँ पर देख, ये इक्वल है ना, पॉजिटिव नहीं हो गया, इक्वल है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पर नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ये अपना नॉन पोलर होता है। क्या होता है, ये अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपना क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान से देख, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में तो बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर बॉन्ड तो क्या है अपना, CO बॉन्ड तो क्या है अपना, पोलर है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये तो पोलर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी खोपड़ी में माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस आ गया और कार्बन की खोपड़ी में प्लस आ गया। मतलब CO बॉन्ड तो यहाँ पर क्या है, पोलर है, पर ये जो मॉलिक्यूल होता है CO2 वो क्या अपना नॉन पोलर है सर, क्योंकि वहां पर डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये बात हमको पता है कि RMgx कैसे टूटता है सर, R माइनस और MgX पॉजिटिव। और ये मैंने आपको बता रखा है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी आपको, कि OMgx कभी भी दिखे ना वो अनस्टेबल होता है, उसका हमेशा हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और वो बन जाता है OH। OMgx का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बन जाता है, अपना OH बन जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है सर, ठीक है। अब हम बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ये मेरा RMgx से कैसे टूटेगा, R माइनस और MgX पॉजिटिव। ये CO2 कैसे टूटेगा, यहाँ पर देख, एक इसका पाई बॉन्ड टूटा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब देख, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, यस सर, और माइनस वाले को प्लस पे भेज दे, तो मेरा क्या बन जाएगा सर, ध्यान से देख, R, रुक जा, ये मैं पहले ये बना देता हूँ, C++O, तो माइनस वाले O पे मैंने लगा दिया प्लस MgX, ठीक है सर, और कार्बन पे, सॉरी क्या है, ऐसा था ना ये, ठीक है। कार्बन पे प्लस था, प्लस में मैंने लगा दिया माइनस वाला, ये R लगा दिया मैंने, तो ये मेरा बन गया सर, ये मेरा बन गया, इसको मैंने बोल दिया X। ये जो X है ना, ये मेरा बन चुका है, ठीक है। और मेरे को पता है कि कभी भी तेरा OMgX बन जाए ना, कभी भी तेरा OMgX बन जाए तो वो तेरा अनस्टेबल होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो ये जो OMgX बना है ना, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो तेरा यहाँ पर जो आंसर Y आने वाला है वो क्या आ जाएगा सर, RC++OOH, ये बन गया तेरा एसिड। तो यहाँ पर तूने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा के तूने यहाँ पर क्या बना दिया सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है। और हम टॉपिक भी तो वही पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, CH3 MgBr है, कैसे टूटेगा सर, R माइनस MgBx पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव, ये कैसे टूटेगा, O माइनस C और C पॉजिटिव। अब प्लस वाले को माइनस पे भेजो, माइनस वाले को प्लस पे भेजो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, OCO, O पे प्लस वाला लगा दे MgBr, और कार्बन की खोपड़ी में प्लस है तो प्लस में लगा दे माइनस वाला, माइनस वाला क्या अपना CH3 है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इंटरमीडिएट, इसको मैं बोलूंगा X, ये X बन गया मेरा। पर यहाँ पर तेरा अभी भी OMgX प्रेजेंट है, यानी OMgBr प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है सर, अनस्टेबल होता है, इसमें हाइड्रोलाइसिस होगी और इसके जगह में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, CH3COOH। ये मेरा एसिड बन चुका है। बिल्कुल आसान से मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया, ये मेरा Y बन चुका है। Y क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इसकी बात करें अपन, ये भी अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये मैंने R को तोड़ा, R माइनस MgBr पॉजिटिव। CO2 को मैं कैसे तोड़ूंगा, O में माइनस, कार्बन पे प्लस। अब प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, माइनस वाले को प्लस पे भेज दे, आंसर क्या आ जाएगा सर, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, O पे माइनस है, माइनस पे प्लस वाला भेजना है, MgBr भेज दिया। कार्बन पे प्लस है, प्लस पे माइनस वाला भेजना है, CH2CH3 भेज दिया। ये मेरा इंटरमीडिएट बन गया, इसको मैं बोलूंगा X।
ये मेरा X बन गया। अब यहाँ पर OMGBr प्रेजेंट है, यानी ये अपना अनस्टेबल है, तो यहाँ पर तेरा हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पर किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा रिप्लेस OH से। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये तेरा बन गया सर एसिड। तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख लिया और एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का ये रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में तो बस इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करा रखे, मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में बस आपको एक ही रिएक्शन दे रखी थी, मैंने आपको इसको बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा के आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ना एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत खतरनाक बात है भाई, बहुत खतरनाक बात है। यहाँ पर एक टॉपिक आता है, वो आता है सर असेंडिंग द सीरीज। असेंडिंग द सीरीज, इसको बोलते हैं अपन असेंड द सीरीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल भयंकर टॉपिक है एनसीईआरटी का, जिसको उन्होंने बिल्कुल एक दो लाइन में निपटा के छोड़ दिया। ठीक है, पर हम इसको एक दो लाइन में नहीं निपटाएंगे, हम इसको यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं असेंडिंग द सीरीज। पर यहाँ पर इसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे और सेपरेट टॉपिक में इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है और बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक माना जाता है, जिसको एनसीईआरटी ने एक दो लाइन में निपटा दिया। ठीक है, पर हम इसको बिल्कुल सेपरेट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमको समझ में भी आ जाएगा। बाकी फिलहाल यहाँ पर अपन एक और मेथड लेते हैं, जिससे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। ये मेथड है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड मतलब सर RCOX। ठीक है, तो यहाँ पर एसाइल हैलाइड से हम क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं, या फिर एनहाइड्राइड मेरे पास है और एनहाइड्राइड से मैं क्या बनाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा। ठीक है, तो देख खेल क्या है मेरा, तो मेरा खेल क्या है, ध्यान से देख। ये मेरे पास क्या है सर, एसाइल हैलाइड है। ठीक है, इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा ना, तो मेरा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कैसे, अभी मैंने आपको ऊपर आपको सिखाया था कि अपन हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने ढूंढा, इसको मैंने बॉन्ड को तोड़ा, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उधर मैंने H दिया, ये मैंने H दे दिया, और जिधर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उधर मैंने OH दे दिया। ठीक है, तो ये तो अपना एक HCl बन गया, बाकी क्या बन गया अपना RCOOH, मतलब एसिड बन चुका है। तो हमने एसाइल हैलाइड से एसिड कैसे बना दिया, हाइड्रोलाइसिस से बना दिया। इसको मैं वापस मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर तुम्हारे पास एसाइल हैलाइड है तो उसका तुम अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिड बन जाएगा। अब ध्यान से देख, यहाँ पर देख, अगर तूने न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या कराया सर, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस, मतलब सिर्फ तूने H2O यूज किया, H2O सिर्फ अगर यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना। तो यहाँ पर अगर तू एसाइल हैलाइड का न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएगा तो यहाँ पर जो तेरा एसिड बनेगा ना, एसिड तो बनेगा पर ये बहुत स्लो बनेगा, मतलब बहुत टाइम लगा देगा एसिड बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पर बेसिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करना है हमको पर बेसिक मीडियम में करना है। यहाँ पर मुझे कोई बेस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, बेस लेना पड़ेगा मुझे, तब जाके मेरा एसिड बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद। और ये अपनी बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, ये अपनी बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है सर, ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जब तुम बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता है अपना कार्बोक्सिलेट आयन। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ये मेरा क्या है, एसाइल हैलाइड है। ठीक है, तो इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो तुम क्या करना, ये बॉन्ड तोड़ना तुमने, और H तूने यहाँ दिया और OH तूने यहाँ दिया। ठीक है, पर ये क्या बनता है ना बीच में, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन जाता है बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, फिर वापस इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो H प्लस आएगा और H प्लस आके इस माइनस पे लग जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, अपना एसिड बन जाएगा। ठीक है, और अगर तुम इस चीज़ को ध्यान भी नहीं रखना चाहते कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना कि जब मैंने एसाइल हैलाइड का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया तो आंसर तो मेरा वही आ रहा है एसिड, तो यहाँ पर रिएक्शन भी फास्ट हो रही है, पर बीच में कहीं ना कहीं हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, बीच में हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है सर, फिर अपन बात करें अगर एनहाइड्राइड की, ये हमारा एनहाइड्राइड है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर देख, इसका न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हमको क्या करना है, कोई सा भी C सिंगल बॉन्ड O तोड़ना है। तो ये मैंने C सिंगल बॉन्ड O तोड़ा। ठीक है, मैं इसको भी तोड़ सकता था, कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो मैं कोई भी एक तोड़ सकता हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ रहा हूँ, सी सिंगल बॉन्ड ओ मैंने तोड़ा, ठीक है। अब मुझे हाइड्रोलाइसिस करानी है ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को H दे दो और कार्बन को OH दे दो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा सर, RCOOH बन जाएगा। यहाँ से भी क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। मतलब RCOOH के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। यहाँ पर मेरे पास एसिड बन गए, 2 मॉलिक्यूल इसके बन चुके हैं, ठीक है। तो मैंने एनहाइड्राइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखा लिया हाइड्रोलाइसिस करके, ठीक है। और मैंने एसाइल हैलाइड, ये क्या है मेरा एसाइल हैलाइड, और मैंने एसाइल हैलाइड से भी हाइड्रोलाइसिस करके एसिड बनाना सीख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है। ये मेरे पास क्या सर, एसाइल हैलाइड है। इसका मुझे अगर हाइड्रोलाइसिस कराना है तो सी सिंगल बॉन्ड Cl मैंने तोड़ा, यहाँ मुझे H देना पड़ेगा, यहाँ मुझे OH देना पड़ेगा। मेरा आंसर बन गया सर CH3COOH, ये एसिड आ गया। अगला क्वेश्चन देख सर, सी सिंगल बॉन्ड Cl तोड़ा मैंने, पर यहाँ पर देख क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर वही आएगा, पर यहाँ पर आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगी। यहाँ पर तेरा बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या होता है अपना कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पर हमको इंटरमीडिएट नहीं बनाना, हमको तो फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना है। और नीट में भी 99% चांसेस है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर H मैंने इसको दिया और OH मैंने इसको दिया, मेरा आंसर आ गया CH3COOH, एसिड आ गया। इसकी बात करें तो मैं अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं और मुझे यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो यहाँ मुझे देना पड़ेगा OH, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इसको देना पड़ेगा H। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल आ गए किसके, CH3COOH के। ये अपना क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी बात करें अपन, तो यहाँ पर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूँ CO का, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ मैं H दे रहा हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहाँ मैं OH दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल आ गए किसके, C6H5COOH के। बिल्कुल आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें, मैं अगर इसको तोड़ूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कार्बन को दूंगा OH, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन को दूंगा H। यहाँ पर देख, इधर अलग चीज़ लगा हुआ है, इधर अलग लगा हुआ है। अभी तक ऊपर देख, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे सेम ही आ रहे थे ना, पर यहाँ पर दोनों अलग अलग आ गए। तो यहाँ पर तेरे 2 अलग अलग एसिड बनेंगे, एक बनेगा अपना C6H5COOH और एक बन जाएगा CH3COOH। समझ में आई बात? कोई भी मुश्किल नहीं है यार, बिल्कुल आसान हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो हमको याद करना पड़ता है बहुत, फिर रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियर है, खेलना आता है, तो हमारा खेल वैसे ही निपट गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी बात करें अपन, यहाँ पर भी देख, अलग और अलग यूज कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर भी तेरे दो अलग अलग क्या बनने वाले हैं, एसिड बनने वाले हैं। इसको अगर मैं तोड़ूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो OH दे दो, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो H दे दो। यहाँ पर एक तो बनेगा हमारा CH3COOH और एक एसिड बनेगा C2H5COOH। बहुत आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगला मेथड आता है ईस्टर। मतलब मेरे पास ईस्टर है और ईस्टर से मुझे क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, एक प्रोसेस आती है ईस्टरिफिकेशन। और ईस्टरिफिकेशन सर, ये तो सुना सुना लग रहा है सर, जब हमने अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर पढ़ा था वहां पर पढ़ा था भाई, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सामने पे दे देते हैं मुझे अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे देते हैं अपने को। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास है, तो कार्बोक्सिलिक जब हमारे पास होता था तो हम क्या देखते थे कि यहाँ पर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आगे रख दिया गया हमसे, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा हो, तो हम CO बॉन्ड तोड़ते थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने देखा कि आगे तो H2SO4 लिखा हुआ है, मतलब उससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने सोचा कि यहाँ पर मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा, अपना CO बॉन्ड तोड़ूंगा। तो वो ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर फिर उसने देखा कि आगे अल्कोहल भी रखा हुआ है और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे कम होती है। तो अब वो सोच रहा है कि अब मुझे OH बॉन्ड तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई CO बॉन्ड तोड़ूं कि OH बॉन्ड तोड़ूं। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ मत करो, तुम पानी निकाल दो। यहाँ पर तुम कुछ मत करो, यहाँ पर तुम पानी निकाल दो भाई। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा आपको, ऑलरेडी मैंने बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा अल्कोहल,
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना होता, पानी निकालना होता है, और पानी निकालने के लिए हमको 2 H चाहिए। एक H मैंने यहाँ से ले लिया, एक H मैंने यहाँ से ले लिया, और एक ऑक्सीजन भी तो चाहिए, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है ना। अब ऑक्सीजन में यहाँ से लूँ कि यहाँ से लूँ, तो मैंने आपको बताया था कि सर जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उसमें से ले लो। एसिड के पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मुझे कहाँ से लेना है सर? एसिड से लेना पड़ेगा। तो ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन यहाँ से, और मेरा आंसर क्या आ गया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये तो ईस्टर बन गया, सर ये तो ईस्टर बन गया, ये लग गया ईस्टर। बाकी हमने पानी निकाला था, ये पानी अपना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वहां पर हमारा ईस्टर बन जाता था। ईस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस हम नाम देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ना, यहाँ पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती थी अपनी? रिवर्सिबल रिएक्शन थी। यहाँ पर देख रिवर्सिबल का साइन बना रखा है, तो मतलब अगर ईस्टर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब अगर ईस्टर का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, ईस्टर का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो वापस से अपना क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। कितना सिंपल है यार। मतलब ईस्टर का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो हमारा वापस से वही बन जाएगा जो ऊपर वाले केस में हमारे रिएक्टेंट थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है सर। CO बॉन्ड मुझे तोड़ना है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस मतलब H+ और OH- आयन जोड़ना है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पर H+ दे दो, मतलब इसको H दे दो, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसको OH दे दो। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा CH3 COOH, और एक बन जाएगा C2H5OH। तो एक बन गया एसिड, एक बन गया अल्कोहल। इसकी बात करें अपन, CO बॉन्ड तोड़ा, जिधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर H दे दो, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, OH दे दो। एक बन जाएगा अपना बेंजोइक एसिड, और एक बन जाएगा मेरा इथेनॉल, ठीक है। इसकी बात करें अपन, CO बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। ऑक्सीजन को दे दो क्या? H, और कार्बन को दे दो OH, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा? एक बन जाएगा CH3 CH2 COOH, और एक आ जाएगा C2H5OH। एक बन गया मेरा एसिड और एक बन गया मेरा अल्कोहल। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की ये रीडिंग करनी है, आपको ये भी समझ में आपको आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड मैंने आपको समझा दिया, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एनसीईआरटी से एक लेवल आपको ऊपर मैं ही लेके गया हूँ। तो यहाँ पर ये खत्म हुई हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक, और इसी के साथ मैं यहाँ पर लेक्चर को विराम देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल